उन तीनों के एक साथ काम करने के साथ आकाश ने तुरंत रंग बदल दिया। रात का दृश्य कांप उठा, बेहद भयानक लग रहा था। अर्जुन देव ने ज्योति को धक्का दिया, एक अप्रतिरोध्य बल भेजा और उसे उस पल में 1 किलोमीटर दूर ले गया। अब कुछ भी उसे बाधा नहीं डालने के कारण वह अपने खाली समय में अपना कदम उठा सकता था। सबसे पहले उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। जब अर्जुन देव ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उन्होंने 9 बार चमकाया, जिससे 9 तलवारें दिखाई दीं। जैसे ही बेर के फूल गिरे, उसने कुल 9 कदम उठाए और 81 तलवारों के साथ बाहर निकल गए। जब दूर से ज्योति ने यह दृश्य देखा तो वह तुरंत चौंक गई। यह गहन मार्शल तकनीक स्पष्ट रूप से बदलती बेर खिलने वाली तलवार थी। अर्जुन देव ने ज्योति को जो 9 जेड स्ट्रिप्स बेची थीं, उनमें से तलवार की तकनीक ठीक बदलती बेर खिलने वाली तलवार थी। उसने अनुमान लगाया कि अर्जुन देव ने गहन मार्शल तकनीक की प्रतियां बनाई थीं जो उसने उसे अपने लिए बेच दी थीं। हालांकि ज्योति ने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि एक ब्लेड्समैन के रूप में अर्जुन देव पहले से ही इस तलवार तकनीक का उपयोग सभी उचित रूपों और यहां तक कि इसकी भावना के साथ कर सकते हैं। उसकी फांसी में कुछ भी गलत नहीं था। 81 तलवारें सभी में उनके लिए किसी न किसी प्रकार की बदलती गहराई थी। इस काउंटर ने बीच में बूढ़े आदमी की शक्तिशाली तलवार तकनीक को नष्ट कर दिया। फिर अर्जुन देव ने उसे वापस लात मारी। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन देव के हाथ में तलवार गायब हो गई, उसकी जगह एक लाठी ने ले ली। उसने अपने दाहिने हाथ से लाठी को पकड़ लिया और उसे लगभग 3 बार घुमाया। गरजती हवा ने हवा में गड़गड़ाहट जैसी गड़गड़ाहट दी। जब अर्जुन देव रुके तो अचानक हवा और गड़गड़ाहट थम गई। फिर उनकी अव्यक्त शक्ति कर्मचारी चलाने वाले बूढ़े व्यक्ति से टकरा गई। बैंग! बूढ़े आदमी का स्टाफ चकनाचूर हो गया। हवा और गड़गड़ाहट शुरू हो गई, जिससे बूढ़े आदमी को वापस विस्फोट हो गया और उसे खून की उल्टी हो गई। थंडरविंड स्टाफ 9 गहन मार्शल तकनीकों में से एक है। ज्योति ने मुंह देखा और अवाक कर दिया। एक बूढ़े आदमी को डंडे से मारने के बाद अर्जुन देव के हाथ में हथियार फिर से बदल गया। एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में वह चारों ओर घूमता है और एक और हमला शुरू कर देता है। भाले के साथ एक बैंगनी गरज की लौ बह रही थी। अर्जुन देव ने जो भाले का प्रहार किया था, उसमें एक मजबूत शक्ति थी जो ऐसा लग रहा था कि यह अंतरिक्ष को भी छेद सकता है। अंतिम बूढ़े व्यक्ति का भाला अर्जुन देव के हमले से आमने सामने टकरा गया। फिर यह ऊपर से नीचे की ओर फट गया। आग की लपटें फैल गईं और बाहर निकल गईं, जिससे आसमान भर गया और बुझ नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय आसमान में आग लग गई हो। आकाश में एक भयंकर लौ लगातार जल रही थी, जिससे रात का आकाश रोशन हो गया और वह उज्जवल हो गया। यह 9 गहन मार्शल तकनीकों में से एक था, स्वर्ग जलने वाली भाला तकनीक। ज्योति पहले से ही स्तब्ध थी। उसके सामने अर्जुन देव ने उसकी कल्पना को पूरी तरह से पार कर लिया। एक पल में उसने 3 छोटे पूर्णता अर्ध सम्राटों को हरा दिया था। इसके अलावा उन्होंने उन हथियारों का उपयोग करके ऐसा किया था जिनमें उनके विरोधियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। नीला ड्रैगन राजा अर्जुन देव के अलावा ज्योति बस किसी अन्य व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकती थी जो इसके लिए सक्षम हो। अर्जुन देव के उतरने के बाद उन्होंने वज्र के साथ टिमटिमाते भाले को क्रूरता से आगे की ओर फेंक दिया। भाला रात भर बिजली के बोल्ट की तरह था। इसने सर्वेश को चौंका दिया क्योंकि वह जल्दबाजी में चकमा दे रहा था। भाले की नोक जमीन में घुस गई और शाफ्ट कंपन और भिनभिनाहट करने लगा। आसपास की लहरें उमड़ पड़ी और पीछे हटने वाला सर्वेश उनसे बच नहीं सका। जब सदमे की लहरें उस पर लगीं तो उसने खून की उल्टी की। दूर के ट्रेजर मास्टर के निवास में क्लाउड ट्रेजर सिटी के फर्स्ट सिटी लॉर्ड एक ऊंचे मंडप में खड़े थे और उन्होंने सब कुछ देखा। कुछ पछतावा महसूस करते हुए वह खुद से बुदबुदाया, यदि आप वास्तव में 5 साल में मार्शल सम्राट बन सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको चुनूंगा। बाहर की स्थिति के आधार पर फर्स्ट सिटी लॉर्ड्स की वर्तमान पसंद एकमात्र हिग्मोन माउंटेन मैनर का यंग मैनर लॉर्ड था। अन्यथा फर्स्ट सिटी लॉर्ड की अनुमति के बिना एकमात्र हिग्मोन माउंटेन मैनर कितना भी शक्तिशाली या सक्षम क्यों न हो, वह अपनी निगरानी में इतने सारे लोगों को जुटाने में सक्षम नहीं होता।
प्रथम नगर स्वामी ने अपना हाथ लहराया और आदेश प्राप्त करने के बाद कमरे की छाया में छिपे लोग पीछे हट गए। वापस जहां अर्जुन देव एकमात्र हेगमोन माउंटेन मनोर से लड़ रहे थे, कई काले कपड़े पहने हुए लोग आकाश से उतरे और जल्दी से एकमात्र हेगमोन माउंटेन मनोर से लोगों को घेर लिया। फर्स्ट सिटी लॉर्ड के आदेश, क्लाउड ट्रेजर सिटी के भीतर किसी भी व्यक्तिगत झगड़े की अनुमति नहीं है। अगर कोई एक और कदम उठाने की हिम्मत करता है तो हम बिना किसी चर्चा के उसे मार देंगे, किसी ने हवा में ठंडे स्वर में घोषणा की। यह वास्तव में एक सामयिक उपस्थिति है, अर्जुन देव ने अपने दिल में मजाक उड़ाया। चूंकि प्रथम नगर स्वामी के पास ऐसी शक्ति है, तो इन लोगों ने सर्वेश और उसके समूह को केवल मेरे लाभ प्राप्त करने के बाद ही क्यों घेर लिया? जबकि स्पष्ट रूप से वह तटस्थ रहता है, किसी भी पक्ष की मदद नहीं करता है। वास्तव में वह अभी भी एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर के पक्ष में है। चलिए चलते हैं। सर्वेश ने अपने होठों से खून पोंछा और अर्जुन देव को नफरत से घूर कर देखा और फिर से एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर के लोगों को दूर ले गया। अब सर्वेश की आंखों में अब पहले जैसा अहंकार नहीं रह गया था। अब जब उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा तो उन्हें केवल भारी डर था। अर्जुन देव ने एक पल में 3 छोटे पूर्णता अर्ध सम्राटों को हरा दिया था, उन हथियारों का उपयोग करके जिनमें उनके विरोधियों ने विशेषज्ञता हासिल की थी। ताकत के मामले में सर्वेश जानता था कि अर्जुन देव के लिए खुद का एक शतक भी मुकाबला नहीं कर सकता। एकमात्र आधिपत्य पर्वत मनोर के लोगों के चले जाने के बाद ट्रेजर मास्टर के निवास के गार्ड भी घटते ज्वार की तरह पीछे हट गए, जैसे कि वे कभी भी प्रकट ही नहीं हुए हों। एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर द्वारा भेजे गए व्यापारी और किसान पहले कहीं से बाहर आए थे, छोटी सड़कों पर भीड़ लगा रहे थे और इसे फिर से हलचल कर रहे थे। ज्योति ने उड़ान भरी और अर्जुन देव को धन्यवाद दिया। आपके पहले के कदम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन देव ने शांति से कहा, चलो चलते हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी बात थी। फर्स्ट सिटी लॉर्ड के आदेश, क्लाउड ट्रेजर सिटी के भीतर किसी भी व्यक्तिगत झगड़े की अनुमति नहीं है। अगर कोई एक और कदम उठाने की हिम्मत करता है तो हम बिना किसी चर्चा के उसे मार देंगे, किसी ने हवा में ठंडे स्वर में घोषणा की। यह वास्तव में एक सामयिक उपस्थिति है, अर्जुन देव ने अपने दिल में मजाक उड़ाया। चूंकि प्रथम नगर स्वामी के पास ऐसी शक्ति है, तो इन लोगों ने सर्वेश और उसके समूह को केवल मेरे लाभ प्राप्त करने के बाद ही क्यों घेर लिया? जबकि स्पष्ट रूप से वह तटस्थ रहता है, किसी भी पक्ष की मदद नहीं करता है। वास्तव में वह अभी भी एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर के पक्ष में है। चलिए चलते हैं। सर्वेश ने अपने होठों से खून पोंछा और अर्जुन देव को नफरत से घूर कर देखा और फिर से एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर के लोगों को दूर ले गया। अब सर्वेश की आंखों में अब पहले जैसा अहंकार नहीं रह गया था। अब जब उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा तो उन्हें केवल भारी डर था। अर्जुन देव ने एक पल में 3 छोटे पूर्णता अर्ध सम्राटों को हरा दिया था, उन हथियारों का उपयोग करके जिनमें उनके विरोधियों ने विशेषज्ञता हासिल की थी। ताकत के मामले में सर्वेश जानता था कि अर्जुन देव के लिए खुद का एक शतक भी मुकाबला नहीं कर सकता। एकमात्र आधिपत्य पर्वत मनोर के लोगों के चले जाने के बाद ट्रेजर मास्टर के निवास के गार्ड भी घटते ज्वार की तरह पीछे हट गए, जैसे कि वे कभी भी प्रकट ही नहीं हुए हों। एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर द्वारा भेजे गए व्यापारी और किसान पहले कहीं से बाहर आए थे, छोटी सड़कों पर भीड़ लगा रहे थे और इसे फिर से हलचल कर रहे थे। ज्योति ने उड़ान भरी और अर्जुन देव को धन्यवाद दिया। आपके पहले के कदम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन देव ने शांति से कहा, चलो चलते हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी बात थी। मेरा एक सवाल है, क्या आपने पहले ही उन सभी 9 गहन मार्शल तकनीकों को सीख लिया है जो आपने मुझे बेची थीं? कड़ाई से बोलते हुए, मुझे उन्हें सीखा हुआ नहीं माना जा सकता है। मैं केवल उन्हें मुश्किल से निष्पादित कर सकता हूं। मैं अभी भी महान पूर्णता तक पहुंचने या उनमें महारत हासिल करने से बहुत दूर हूं, और क्या राज्यों और गहराई में निहित है। स्वाभाविक रूप से ज्योति इस उत्तर से बहुत संतुष्ट नहीं थी। उसके होंठ फड़क गए क्योंकि उसने कहा, आप वास्तव में विनम्र हैं। उन तीनों ने जीवन भर भाले, लाठी और तलवार का उपयोग किया है, फिर भी वे अभी भी आप जैसे आम आदमी के लिए कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं। आप और क्या चाहते हैं? अर्जुन देव हंस पड़े लेकिन विस्तार से नहीं बताया। वह विनम्र नहीं हो रहा था।
वह 3 छोटे पूर्णता अर्ध सम्राटों को मुख्य रूप से हरा सकता था क्योंकि उसके स्वर्गीय नियम उनसे कहीं आगे निकल गए थे। उनकी चालें औसत दर्जे की थीं। उनका मुख्य उद्देश्य इन चालों का परीक्षण करने के लिए इन तीनों का उपयोग करना था। अब तक ऐसा लग रहा था कि उनके प्रभाव बहुत अच्छे थे। वरिष्ठ, मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन मैं असफल रहा। मैं सीनियर को डिवाइन ग्रेड ब्लैक पैटर्न वाला गोल्ड और एज्योर अंडरवर्ल्ड फ्रूट प्राप्त करने में मदद नहीं कर पाऊंगा। सर्वेश ने एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर के समूह का नेतृत्व करने के बाद माफी मांगते हुए एक मुट्ठी की सलामी दी और परिवार के नाम राय के साथ रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति के साथ फिर से शामिल हो गए। परिवार के नाम राय वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं देखा जा सकता था क्योंकि उसने उदासीनता से कहा, यह ठीक है, मेरे अपने तरीके हैं। इसके अलावा मैंने इन 2 वस्तुओं के कारण एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर की मदद करने का फैसला नहीं किया। सर्वेश अहंकारी और जिद्दी हो सकता है। हालांकि शुरू से अंत तक वह इस बूढ़े व्यक्ति के प्रति बेहद विनम्र था। वह अपने ही कबीले के कुछ छोटे पूर्णता अर्ध सम्राटों की तुलना में इस बूढ़े व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक सम्मान करता था। मैं समझता हूं, यह हमारा सौभाग्य है कि सीनियर ने नौराव कबीले के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और मेरे एकमात्र आधिपत्य माउंटेन मनोर में आने के लिए तैयार है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की समस्याएं उस उपहार के साथ होंगी जो मैं सीनियर को देने की योजना बना रहा था। सर्वेश ने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे माफी मांगते हुए पेश किया। यहां 5 मिलियन काले सूक्ष्म सिक्के हैं। मुझे उम्मीद है कि सीनियर इसे स्वीकार करेंगे। परिवार के नाम राय वाले बूढ़े व्यक्ति ने अंगूठी की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त हूं। छोटे दोस्त, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। चलो चलें। यह आपके पिता को देखने का समय है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस तरह की छिपी हुई ड्रैगन गुफा है। उसने मुझे अभी तक नहीं बताया है। एज्योर ड्रैगन किंग की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके शहर छोड़ने के बाद भी मैं लोगों को घात लगाकर हमला करने के लिए भेजने की योजना बना रहा था। परिवार के नाम राय वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ लहराया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई आश्चर्य नहीं है तो उत्तरी सागर में आने का उसका उद्देश्य नौराव कबीला है। आपके पास उससे मिलने के अधिक मौके होंगे। बूढ़े के मन में अभी भी कुछ था जो उसने नहीं कहा। उस समय उसे यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि अर्जुन देव उस दिव्य ग्रेड काले पैटर्न वाले सोने को परिष्कृत करने के लिए क्या उपयोग करने जा रहे थे। 3 दिन बाद, जैसा कि व्यवस्था की गई थी, ज्योति ने अन्य सभी दिव्य सामग्री एकत्र कर ली थी जो अर्जुन देव को चाहिए। उन्होंने ज्योति को एक शांत कमरा तैयार करने के लिए कहा जहां वह ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म और ड्रैगन रिवीलिंग मिरर को परिष्कृत करेंगे। इस उम्मीद में कि वह पहले प्रयास में सफल हो सकते हैं, अर्जुन देव ने पैराडाइज सीक्रेट कैनन निकाला और स्वर्गीय कार्यों को छीनने पर तीसरे खंड को कई बार ध्यान से पढ़ा। उसके बाद उन्होंने अनुभव प्राप्त करने के लिए कुछ परीक्षणों के लिए कुछ सामान्य सामग्रियों का उपयोग किया। एक व्यावहारिक सेटिंग में अर्जुन देव ने महसूस किया कि ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म का शोधन उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। काम की जरूरत उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। सबसे पहले मंच था, जो सबसे बुनियादी हिस्सा था। मंच को अभी भी एक ड्रैगन हेड गिलोटिन, एक ड्रैगन कॉलिंग बेल, एक स्वर्गीय लॉ स्नैचिंग ड्रैगन हैंड और कई अन्य भागों की आवश्यकता थी। ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म सिर्फ एक गुप्त खजाना नहीं था, बल्कि गुप्त खजाने का एक पूरा सेट था जो एक साथ इकट्ठा हुआ था। प्रत्येक भाग को परिष्कृत करना बेहद समस्याग्रस्त था। इससे यह एहसास हुआ कि इसे परिष्कृत करना असंभव है। अपने दिल में संदेह महसूस करते हुए अर्जुन देव ने जेड पट्टी के पहले भाग को फिर से देखा, मेनन कबीले के परिचय पर हिस्सा। तभी अर्जुन देव को यह जानकर डर लगा कि ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म मजबूत स्पिरिट वेन्स को दबाने के लिए मेनन कबीले का अंतिम कदम था। यह हत्या की चाल थी। उत्तराधिकारियों की हर पीढ़ी अपने स्वयं के ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म को परिष्कृत करेगी। उनमें से प्रत्येक ने इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने से पहले कम से कम 10 साल बिताए। जहां तक ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म का सवाल है, जिसका उपयोग मेनन कबीले ने कबीले को लंगर डालने के लिए किया था, संस्थापक पूर्वज ने इसे परिष्कृत करने से पहले 1000 साल बिताए,
इसे सम्राट ग्रेड में धकेल दिया। एक निश्चित स्तर तक पहुंचे बिना उस एम्परर ग्रेड ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म को संचालित करना असंभव होगा। इसलिए हर पीढ़ी के महान स्वर्गीय स्वामी इस तरह के स्तर तक पहुंचने से पहले अपने स्वयं के ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म को परिष्कृत करेंगे। अर्जुन देव की आंखें ईर्ष्या से हरी हो गईं। यदि वह मेनन कबीले के पैतृक आधार को ढूंढ सकता है तो वह अमीर होगा। भविष्य में अगर वह गुरप्रीत से उस लाश तक पहुंच प्राप्त कर सकता है तो वह कुछ सुराग प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। इसलिए अर्जुन देव ने पहले ड्रैगन रिवीलिंग मिरर पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभी के लिए ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म के परिष्करण को अलग रख दिया। ड्रैगन रिवीलिंग मिरर एक प्राचीन दर्पण था जिसके लिए 100 विभिन्न प्रकार की दिव्य सामग्री की आवश्यकता होती थी। 49 गहन संरचनाओं को अंदर से भी उकेरा जाना चाहिए। ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म को परिष्कृत करने की कठिनाई की तुलना में दुनिया का अंतर था। आधे महीने के बाद उन्होंने ड्रैगन रिवीलिंग मिरर को समाप्त कर दिया। प्राचीन पैटर्न ने डिश के आकार के दर्पण के किनारों को कवर किया। इसकी पीठ पर कई गहन संरचनाएं उकेरी गई थीं। दर्पण का अगला भाग शांत पानी की तरह चिकना था। अर्जुन देव ने पिछले आधे महीने का अधिकांश समय इसी आईने पर बिताया था। ड्रैगन रिवीलिंग मिरर का युद्ध में कोई उपयोग नहीं था। हालांकि इसका महान ड्रैगन और दुष्ट ड्रैगन पर एक मजबूत निरोधक प्रभाव पड़ा जिसमें स्पिरिट वेन्स बदल गए थे। कई पवित्र आत्मा नसों के वश में होने से पहले उनके पास एक मजबूत शक्ति थी जो दुनिया की शक्ति को चला रही थी। यहां तक कि मार्शल सम्राट भी उनके खिलाफ लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करेंगे। जहां तक राजा आत्मा नसों का सवाल है, उनकी ताकत बिना कहे चली गई। नियमित मार्शल सम्राट इसे वश में नहीं कर पाएंगे। ड्रैगन रिवीलिंग मिरर के साथ पैराडाइज सीक्रेट कैनन में विभिन्न गुप्त तकनीकों के साथ साथ अर्जुन देव की ताकत के साथ पीक स्पिरिट वेन्स को वश में करना सरल होगा। पवित्र आत्मा की नस को स्वयं वश में करने के लिए कुछ प्रयास करना होगा, लेकिन यह बहुत अधिक समस्या नहीं होगी। बेशक यह सब एक स्पिरिट वेन खोजने की शर्त के साथ आया था, वरना अर्जुन देव कितने भी काबिल क्यों न हों, वह अपने हुनर का प्रदर्शन नहीं कर पाते। अर्जुन देव ने ड्रैगन रिवीलिंग मिरर को हटा दिया और अपनी छुट्टी लेने के लिए ज्योति की तलाश में चले गए। यंग मास्टर देव, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर कोई अन्य व्यक्ति इस यात्रा में आपके साथ शामिल हो गया? ज्योति ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन देव ने सिर उठाकर कहा, तुम जाना चाहते हो? हाँ, मुझे लगता है कि आपने जो कहा वह सही था। मेरी उम्र, अनुभव और मानसिक स्थिति को देखते हुए मेरे लिए सभी के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम होना बहुत अधिक है। मैं एक पक्ष भी चुन सकता हूं और उत्तरी सागर में कुछ बड़ा कर सकता हूं। जब अर्जुन देव ने ज्योति की गंभीर मियांगी को देखा तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने धीरे से कहा, वे सिर्फ कुछ आकस्मिक शब्द थे। कोई बात नहीं, साथ आओ। हालांकि मैं पहले इसे स्पष्ट कर दूंगा। मैं अभी अपने दोस्त से मिल रहा हूं और उसके बाद चला जाऊंगा। मैं लंबे समय तक नहीं रहूंगा। ज्योति के दिल में निराशा महसूस हुई। अर्जुन देव से पहले वह हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह महसूस करती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, वह बचकानी लग रही थी। हालांकि अर्जुन देव ने उन्हें अपना गुस्सा निकालने का मौका भी नहीं दिया। वह पहले ही घूम चुका था और बहुत दूर चला गया था, इसलिए वह जल्दी से उसके पीछे चली गई। ज्योति के साथ टैग करने के साथ अर्जुन देव यात्रा के दौरान ड्रैगन रिवीलिंग मिरर की ताकत का परीक्षण करने की अपनी मूल योजनाओं को केवल एक तरफ रख सके। हालांकि उन्होंने रास्ते में पैराडाइज सीक्रेट कैनन का अध्ययन और अभ्यास करना बंद नहीं किया। लगभग आधे महीने के बाद दोनों उस द्वीप पर पहुंचे जहां नॉर्दर्न सी एलायंस का मुख्यालय लिंग्युन द्वीप था। अर्जुन देव धनुष पर खड़े थे, लिंग्युन द्वीप के सिलहूट को देख रहे थे। वह सोच रहा था कि क्या वह योगेश को देख पाएगा। किसान अक्सर बिना किसी निश्चित निवास के इधर उधर घूमते थे, अक्सर साहसिक कार्य करते थे। यह विशेष रूप से योगेश जैसे साधना कट्टरपंथी के लिए था, इसलिए यह कहना मुश्किल था। क्या गलत है? तुम क्या सोच रहे हो? युद्धपोत की पकड़ से बाहर आने के बाद ज्योति ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन देव ने ईमानदारी से जवाब दिया। यह सुनने के बाद वह हंसने में मदद नहीं कर सकी और फिर कहा, वह निश्चित रूप से वहां होगा।
आप इस पर इतना आश्वस्त क्यों हैं? ज्योति ने धीरे से उत्तर दिया, ब्लडी यंग मास्टर योगेश उत्तरी सागर में बहुत प्रसिद्ध है। वह आधे साल पहले कुनलुन महाद्वीप से ताकत में काफी वृद्धि के साथ लौटा था। फिर वह तुरंत किलिंग स्वॉर्ड्समैन अयान को चुनौती देने के लिए चला गया। ऐसा कुछ हुआ? परिणाम क्या हुआ? वह आधे कदम में हार गया। मैंने सुना है कि वह तब से बंद दरवाजों में खेती में अपने कबीले में बने हुए हैं, ज्यादा बाहर नहीं आ रहे हैं। अयान से हारने में कोई अन्याय नहीं था। योगेश बहुत जल्दी में थे। कुनलुन महाद्वीप में हत्या तलवार के शीर्ष तलवारबाज अयान के साथ उससे लड़ना कोई मजाक नहीं था। हाँ, उस स्थिति में मैं इसे वापसी उपहार के रूप में उपयोग कर सकता हूं। अर्जुन देव ने कुछ सोचा। जब वह प्रोफाउंड डोमेन के हेवनली काल्ड्रॉन सिटी में चाय पार्टी में थे, तो उन्होंने अपने दाव के बारे में बात की थी, जिससे कई प्राचीन कृपाण संप्रभु अपने दाव पर प्रकट होने और प्रवचन देने के लिए प्रेरित हुए थे। इसके बाद उन्होंने इन सभी दाव को रिकॉर्ड किया, जिनमें से नरसंहार कृपाण दाव पर एक प्रवचन था। योगेश शायद यही पसंद करेंगे। लिंग्युन द्वीप पर केवल एक विशाल और राजसी शहर था। इसे लिंग्युन शहर कहा जाता था और यह उत्तरी सागर का केंद्र था, जो उत्तरी सागर गठबंधन में सभी सैकड़ों विभिन्न आकार के गुटों को जोड़ता था। इस शहर का प्रबंधन वर्तमान में नौराव कबीले द्वारा किया जाता था। योगेश को खोजने के लिए अर्जुन देव को सिटी लॉर्ड्स निवास जाना पड़ा। जब अर्जुन देव ने अपनी पहचान की सूचना दी, तो सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस में गार्ड के हाव भाव बदल गए। गार्ड बहुत अधिक सम्मानजनक और विनम्र हो गया और रिपोर्ट करने के लिए जल्दी से दौड़ा। जल्द ही एक व्यक्ति जो कढ़ाई वाले कपड़े पहने योगेश से मिलता जुलता था, दो बूढ़ों का नेतृत्व करते हुए बाहर आया और अर्जुन देव के सामने पहुंचा। हालांकि यह शख्स योगेश से ज्यादा मैच्योर लग रहा था। यंग मास्टर देव, आप आखिरकार आ गए। मेरे छोटे भाई ने आपको बहुत याद किया। युवक मंद मंद मुस्कुराया और मुट्ठी भर की सलामी दी। मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं योगेश का सबसे बड़ा भाई फिहान नौरव हूं। जैसे ही फिहान नौरव ने बोला, उन्होंने अर्जुन देव और ज्योति को अंदर आमंत्रित किया। वह बहुत विनम्र था, वह अहंकार नहीं दिखा रहा था जो एक बड़े कबीले के शिष्य में सामान्य रूप से होता था। इस व्यवहार ने अर्जुन देव को बहुत अच्छा प्रभाव दिया। हाँ, मैंने अपने छोटे भाई को सूचित करने के लिए पहले ही लोगों को भेज दिया है। वह छोटा बच्चा खेती से लगभग पागल हो रहा है। हाल ही में विभिन्न पवित्र भूमि के उत्तराधिकारी सभी उस सड़क पर गए जो समुद्र के मध्य में सम्राटों को दफनाती है और एक महान फसल प्राप्त की। इससे वह बहुत चिंतित महसूस कर रहा था। बगल में मौजूद ज्योति ने कहा, मैंने सुना है कि इन पवित्र भूमि के उत्तराधिकारियों को अर्ध सम्राट के रूप में आगे बढ़ने का अवसर मिला। अब जब वे अर्ध सम्राट बन गए हैं, तो पवित्र भूमि के संसाधनों के साथ वे तुरंत लघु पूर्णता अर्ध सम्राट तक प्रगति करने में सक्षम होंगे। उसके बाद वे ग्रेट परफेक्शन अर्ध सम्राट तक आसानी से प्रगति करने में सक्षम होंगे। तब तक उनके और दूसरों के बीच का अंतर काफी हो जाएगा। फिहान नौरव ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। फोर सीज हीरो गैदरिंग 1 साल में होगी। यदि दूसरा भाई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करता है, तो वह इसे बनाने में सक्षम नहीं होगा। हमारे उत्तरी सागर गठबंधन के संसाधन पवित्र भूमि से कमतर नहीं है। हालांकि अगर उसे अर्ध सम्राट के रूप में आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अर्ध सम्राट के लिए आगे बढ़ने के लिए किसी को एक अवसर की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को अपनी समझ पर भरोसा करने की जरूरत थी। चाहे उसके पास कितने भी संसाधन क्यों न हो, ये मदद नहीं करेंगे। हालांकि एक बार जब कोई अर्ध सम्राट था, तो स्थिति बदल गई। छोटी पूर्णता अर्ध सम्राट और महान पूर्णता अर्ध सम्राट की दौड़ संसाधनों की एक प्रतियोगिता थी। अर्जुन देव इस सिद्धांत पर बहुत स्पष्ट थे। हालांकि वह संसाधनों की मांग करने के लिए सुप्रीम स्काई एम्परर या थंडर सॉवरेन के पास नहीं जाने का कारण आवश्यक संसाधनों की विशालता थी। कोई भी पवित्र भूमि 2 प्रतिभाओं का पोषण करने में सक्षम नहीं होगी। कीमत बहुत ज्यादा थी। सुप्रीम स्काई संप्रदाय में अर्जुन देव की पहली वरिष्ठ बहन बैदेही को अगले संप्रदाय गुरु के रूप में पोषित करने के लिए रखा गया था,
जबकि थंडर और लाइटनिंग पैलेस में उत्तराधिकारी के रूप में पालन पोषण करने के लिए वरुण त्यागी थे। इस समय फिहान नौरव ने अभी अभी ज्योति पर ध्यान दिया था, जो बगल में थी। उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने कहा, ऐसा लगता है कि यहां इस युवा महिला ने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्योति उत्तरी सागर में नाइन काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन की हेड मैनेजर। तो यह नाइन काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन का नया सुंदर प्रबंधक है। हाँ, मैंने हाल ही में इसके बारे में सुना था और यात्रा करने के लिए कुछ समय निकालने की योजना बना रहा था। अप्रत्याशित रूप से योजनाएं आगे बढ़ गईं। फिहान नौराव ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, उनके शब्द सावधान और उचित थे। ये दोनों बातचीत में तल्लीन हो गए। अर्जुन देव बता सकते थे कि यह फिहान नौरव योगेश से अलग था। फिहान नौरव वह व्यक्ति था जिसने उत्तरी सागर गठबंधन के आंतरिक मामलों का प्रबंधन किया था, जिसके पास महान अधिकार था। जहां तक योगेश की बात है, वह इन सभी मामलों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ एक साधना कट्टरपंथी था। बूम! ठीक इसी समय हवा में एक अत्यंत भयानक नरसंहार कृपाण क्यूई दिखाई दिया। यह आकाश में बह गया। ऐसा लग रहा था कि यह सभी जीवन को खत्म कर देगा, सब कुछ मार देगा। कदम आने से पहले इसकी आभा पहले से ही इतनी जबरदस्त थी। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दीं। उसकी कृपाण निकालने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उसने बस एक हथेली पर प्रहार किया और उसके बढ़ते स्वर्गीय कानूनों ने दुनिया की शक्ति को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उसने पलटवार किया। बैंग! मजबूत शक्ति ने नरसंहार क्यूई का सफाया कर दिया, जिससे हमला करने वाले व्यक्ति को खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह योगेशी थे, जिन्हें अर्जुन देव ने करीब 1 साल से नहीं देखा था। कितना शर्मनाक है। भाई अर्जुन को लंबे समय तक न देखने के बाद मैं केवल आपकी छाया का पीछा करने की सख्त कोशिश कर सकता हूं। मैं हथेली पर प्रहार भी नहीं कर सकता। योगेश बेफिक्र हंसते हुए पहुंचे। फिर उन्होंने अर्जुन देव के कंधों को जोर से थपथपाया। मैंने सुना है कि आप बहुत पहले स्वर्गीय तारों वाले महासागर में आए थे। तुम अभी यहां क्यों हो? बड़े भाई, एक भोज का आयोजन करो। मुझे यहां इस भाई की ठीक से देखभाल करनी है। फिहान नौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे इतना छोटा काम करने के लिए कहने की भी आवश्यकता है? मैंने पहले ही लोगों को व्यवस्था करने के लिए भेज दिया है। आज रात एक बड़ा भोज होगा। अर्जुन देव ने इसे झट से खारिज करते हुए कहा, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं शांति और शांति पसंद करता हूं। बस पीने और चैट करने की जगह काम करेगी। जाहिर है, योगेश भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें विवरणों की परवाह नहीं थी। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, उस स्थिति में हम मेरे इस भाई ने जो कहा उसका पालन करेंगे। आओ, चलो एक जगह ढूंढते हैं और कुछ पेय पीते हैं। फिहान नौराव को लगा कि यह सही नहीं है। एज़्योर ड्रैगन किंग यहां था। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कम से कम एक भव्य शो करने की जरूरत थी। हालांकि उनके अपने भाई पहले ही सहमत हो चुके थे। बने रहना उचित नहीं होगा। उसके बाद समूह पीछे के बगीचे में चला गया। फिहान नौराव ने कुछ साधारण तैयारियां करने का आदेश दिया। फिर चारों बैठ गए और लापरवाही से बातें करने लगे। जैसे जैसे बातचीत जारी रही, फिहान नौरव को पता चला कि अर्जुन देव के पास वह अफवाह अहंकार नहीं है। इसलिए उसने खुद को भी ढीला कर दिया, अंतहीन रूप से हंसता रहा और आकाश के नीचे किसी भी चीज के बारे में बात करता रहा। इसी बीच अर्जुन देव ने प्राचीन कृपाण संप्रभु का नरसंहार कृपाण दाव, जिसे उन्होंने कॉपी किया था, निकालकर योगेश को दे दिया। योगेश ने नरसंहार कृपाण दाव का अवलोकन किया और खुशी मनाने में मदद नहीं कर सका। उसने सावधानी से उसे दूर रखा और मुट्ठी से सलामी दी। भाई अर्जुन, आपने एक बार फिर मेरी बहुत मदद की है। इस प्राचीन कृपाण संप्रभु के कृपाण दाव के साथ मुझे 1 वर्ष में अर्ध सम्राट के रूप में आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। योगेश के पास पहले से ही पर्याप्त संचय था। अब उसके पास केवल अवसर की कमी थी। प्राचीन कृपाण संप्रभु का नरसंहार कृपाण दाव एक ऐसा अवसर था। हालांकि यह छोटा भाई अर्जुन भाई की समस्या के बारे में कुछ भी करने में असमर्थ है।
मैं पूरी तरह से असहाय हूं। जब यह विषय उठाया गया तो मेज पर माहौल तुरंत भारी और उदास हो गया। फिहान नौरव ने कहा। दूसरे भाई ने खबर सुनने के बाद वह तुरंत पिता से शारीरिक जीवनकाल के बारे में पूछने गया। हमारे पिता ने कहा था कि अवसर हैं। हालांकि शारीरिक जीवनकाल बढ़ाना स्वर्ग को मारने और भाग्य छीनने जैसा है, यह बेहद मुश्किल है। योगेश के पिता नॉर्दर्न सी एलायंस के वर्तमान एलायंस प्रमुख थे। वह एक ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट था, जो एक प्रमुख चरित्र था। अर्जुन देव ने अपना शराब का प्याला उठाया और धीरे से एक घूंट लिया। फिर उसने शांति से कहा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसे आकाश पूरी तरह से बंद कर दे। 50 संभावित रास्तों में से महान दाव 49 पर कब्जा कर लेता है, और हमेशा कम से कम एक रास्ता होगा जो जीवन की ओर ले जाता है। इस महान दाव के बारे में एज्योर ड्रैगन किंग की समझ वास्तव में ज्ञानवर्धक है। क्या आप आगे बताएंगे? बेरोकटोक हंसी गूंज उठी। यह देखकर अर्जुन देव चौंक गए। यह व्यक्ति कब आया? मुझे यह बिल्कुल भी महसूस क्यों नहीं हुआ? योगेश और फिहान नौराव तुरंत खुश हो गए। वे जल्दी से खड़े हो गए और कहा, पिताजी, आप यहां क्यों हैं? हाँ, मैं कैसे नहीं आ सकता जब एज्योर ड्रैगन किंग व्यक्तिगत रूप से मिलने आया था। आप दोनों ने मुझे बताने की जहमत भी नहीं उठाई, नए आगमन ने मजाक में डांटा। यह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति प्रतीत होता था जिसके साथ घुलना मिलना आसान था। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन देव ने उन्हें नहीं पहचाना। जो आया वह एक ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट था, जो दुनिया का एक शिखर विशेषज्ञ था जिसे सम्राट के रूप में जाना जाता था, उत्तरी सागर गठबंधन के गठबंधन प्रमुख काव्यांश नौरव। अर्जुन देव को एज्योर ड्रैगन किंग के रूप में संबोधित करने की आदत नहीं थी। वह जल्दी से खड़ा हुआ, मुट्ठी भर की सलामी दी और कहा, सीनियर मजाक कर रहा है। वरिष्ठ से पहले मैं राजा के रूप में संबोधित होने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? काव्यांश नौरव ने गंभीरता से प्रतिवाद किया, क्यों नहीं? यह मार्शल गॉड पैलेस के प्राइम थंडर सॉवरेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई किंग की उपाधि है। कौन सा मार्शल सम्राट इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा? सीनियर इस छोटे से बच्चे को मेरे नाम से संबोधित कर सकता है। मैं वास्तव में इसके लायक नहीं हूं। अर्जुन देव फूट फूट कर मुस्कुराया। दूसरा पक्ष इसके बारे में इतना गंभीर दिखाई दे रहा था, वह कुछ हद तक नुकसान में महसूस कर रहा था। काव्यांश नौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं अब लिटिल फ्रेंड के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। बैठो, बैठ जाओ। काव्यांश नौरव में एक निश्चित प्राकृतिक आकर्षण था। उनके असर और भाषण ने उन्हें भरोसेमंद महसूस कराया। सभी के बैठने के बाद काव्यांश नौरव ने जारी रखा, कई संभावनाएं कुछ ऐसी चीज थी जिसका उल्लेख अमर युग के दौरान रूढ़िवादी दाववादी अमर साधकों द्वारा अक्सर किया जाता था। यह कहावत अब भी चलन में है, परंतु मूल व्याख्या कोई नहीं जानते। यहां तक कि दक्षिण सागर के लोगों के उस समूह की भी इसके बारे में अपनी समझ है, जिसके बारे में बोलते हुए लिटिल फ्रेंड क्यों सोचता है कि 50 में से 49 संभावनाएं केवल एक को छोड़कर हमेशा एक रास्ता होने का मतलब है। अर्जुन देव को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह वास्तव में इसके पीछे कोई बड़ा तर्क नहीं दे सकता था। यह सिर्फ इतना था कि वह अक्सर इस कहावत को सभी प्रकार के गुप्त मैनुअल और प्राचीन पुस्तकों में देखता था। इसे अपने निर्दोष कृपाण दाव के साथ जोड़कर यह वह समझ थी जो उसने प्राप्त की थी, इसलिए उसने इस वरिष्ठ के सामने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव के सच कबूल करने के बाद काव्यांश नौरव बिना किसी परवाह के मुस्कुरा दिए। इस कहावत के बारे में कई विवाद और व्याख्याएं हैं। कई संभावनाएं क्या हैं? 50 में से 49 क्यों? कई राय हैं। छोटे दोस्त बस अपनी राय साझा करें और वह काम करेगा। फिहान नौरव और अन्य सभी ने अर्जुन देव को जिज्ञासा से देखा, जिससे अर्जुन देव पर बहुत दबाव पड़ा। तो अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, उस स्थिति में मैं बस लापरवाही से अपने विचार बोलूंगा। उम्मीद है कि सीनियर उन पर हंसेंगे नहीं। मेरी राय में कई संभावनाएं स्वर्गीय दांव की विविधताओं को संदर्भित करती हैं। 50 में से 49 संभव है। मैं इसे इस तरह समझता हूं।
जहां तक स्वर्गीय दाव की विविधताओं का सवाल है, इसे पूर्ण और निर्दोष होने के लिए 50 की आवश्यकता होती है। हालांकि स्वर्गीय दाव एक भिन्नता को छोड़ देता है, इसलिए संभवतः कुछ भी पूर्ण नहीं हो सकता है। दुनिया में कुछ भी निर्दोष नहीं है। यह एक भिन्नता छोड़ता है जो स्वर्गीय दाव द्वारा छोड़ा गया जीवन का मार्ग है। किसी भी समय यह एक संभावना हमेशा मौजूद रहेगी। जीवन में हम इसका अनुसरण करते हैं। एक बार जब हम इसे प्राप्त कर लेते हैं तो एक नया होगा। जबकि अन्य लोग अभी भी भ्रमित महसूस कर रहे थे, काव्यांश नौराव की आंखें चमक उठीं। वह मुस्कुराया और कहा, आपका मतलब है कि महान दाव स्थिर है। यहां तक कि अगर आप इसे पकड़ लेते हैं तो स्वर्गीय दाव बदल जाता है और आप पाएंगे कि अभी भी 49 संभावनाएं हैं और आपको एक नई खोज करने की आवश्यकता है। थोड़ी देर बाद काव्यांश नौरव ने कुछ सोचा और अचानक समझ के साथ कहा, मैंने लंबे समय से सुना है कि आप निर्दोष कृपाण दाव को समझते हैं। मैंने मूल रूप से इस पर आपत्ति जताई थी। हालांकि अब जब मैंने सुना है कि आपने क्या कहा, तो मुझे यकीन है कि आप एक दाव चलने में कामयाब रहे हैं जो केवल आपका है। अर्जुन देव को एक अंतरंग मित्र से मिलने का एहसास हुआ। उन्होंने काव्यांश नौराव को एक कप शराब परोसी और जारी रखा, महान दाव निर्दोष हैं और फिर भी खामियां हैं। निर्दोषता केवल एक प्रकार की खोज, एक प्रकार के संघर्ष को संदर्भित करती है। जीवन में जीवन का एक मार्ग हमेशा रहेगा। किसी को भी अंत तक हार नहीं माननी चाहिए। काव्यांश नौरव बहुत प्रभावित हुए। अर्जुन देव के शब्द उनकी हालिया नाराजगी को छूते हैं। उसने एक ही बार में अपनी शराब पी ली और कहा, बुरा नहीं है। जीवन का हमेशा एक मार्ग होता है। कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं, काव्यांश नौरव, निश्चित रूप से आपसे दोस्ती कर रहा हूं, एज़्यो ड्रैगन किंग। 5 साल बाद जब आप एक मार्शल सम्राट बन जाते हैं तो ये आपको एक बड़ा उपहार भेजेगा। अर्जुन देव ने अपना शराब का प्याला उठाया और उसे काव्यांश नौराव के कप से टकराया। फिर उसने एक बार में अपनी शराब भी निकाल ली। उत्तरी सागर की इस यात्रा ने बहुत समय बर्बाद किया। उनके समय की कमी को देखते हुए यह इसके लायक नहीं था। हालांकि अपने अच्छे दोस्त योगेश से मिलने और व्यक्तिगत रूप से नरसंहार कृपाण दाव की गहनता को उसे सौंपने में सक्षम होने के साथ साथ काव्यांश नौरव जैसे वरिष्ठ के साथ दोस्ती करने में सक्षम होना इसके लायक था। शराब का यह प्याला बहुत सुखद था और उसने अपने दिल की सामग्री को पिया। काव्यांश नौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा दुर्लभ है कि हम मन की इतनी परिष्कृत स्थिति में हों। मुझे कई संभावनाओं के बारे में अपनी राय के बारे में बात करने दें। 50 में से 49। जब फेहान नौरव, ज्योति और योगेश ने अर्जुन देव की समझ को ध्यान से सुना तो वे मंत्रमुग्ध हो गए और कई समझ हासिल की। यह सुनकर कि काव्यांश नौरव भी अपनी राय साझा करने जा रहे हैं, वे और भी अधिक उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक सके। योगेश तब तक मुस्कुराता रहा जब तक कि उसकी आंखें खड़े होने पर चीर नहीं गईं। बूढ़े पिताजी, मैं आपके लिए कुछ और शराब डालता हूं। आमतौर पर जब मैं आपसे पूछता हूं तो आप हमेशा इसके सभी ज्ञान से इनकार करते हैं। आज आपको हमें और अधिक बताना होगा। काव्यांश नौरव ने डांटा, तुम ब्लॉकहेड, अगर मैं तुम्हें और भी बताऊं तो तुम नहीं समझोगे। इसके विपरीत यह आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। उन्होंने कहा, कई संभावनाओं के विषय पर मेरी राय लिटिल फ्रेंड अर्जुन देव से मिलती जुलती है। यह स्वर्गीय दाव की विविधताएं हैं। हालांकि मेरी राय में गायब एक स्वर्गीय दाव का मूल रूप है। इसका पीछा नहीं किया जा सकता है और इसे पाया नहीं जा सकता है। 1, 2, 3। काव्यांश नौराव ने गिनती शुरू कर दी। पहले तो चारों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने जल्द ही धीरे धीरे कुछ अजीब खोज लिया। जैसा कि काव्यांश नौरव ने गिना था, आसपास के दृश्य तेजी से बदलने लगे। अचानक एक छोटी सी दुनिया बन गई। प्रत्येक गिनती के साथ छोटी सी दुनिया बदल गई। यह ऐसा था जैसे दुनिया अपनी मूल स्थिति में लौट रही हो। जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, छोटी दुनिया धीरे धीरे परिपूर्ण होती गई। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियां, नीला आकाश और सफेद बादल, फूल, घास और पेड़ और लोग आते जाते थे।
अर्जुन देव और अन्य लोग अनजाने में अपने दिलों में काव्यांश नौरव के साथ गिनने लगे। जब गिनती 49 तक पहुंच गई तो छोटी सी दुनिया पूरी तरह से बन गई। काव्यांश नौरव ने गिनना बंद कर दिया और अर्जुन देव को घुटन महसूस हुई। जब उसने अपने दिल में 50 तक गिनने की कोशिश की तो वह ऐसा नहीं कर सका, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद 50 की संख्या भी उसके दिमाग से गायब हो गई। उन्होंने कितनी भी कोशिश की, अर्जुन देव को याद नहीं आ रहा था। योगेश ने जो शराब डाली थी वह काव्यांश नौरव ने पी ली। फिर वह मंद मंद मुस्कुराया और कहा, 50 कहाँ है? यह मेरी दुनिया है। मैं स्वर्गीय दाव हूं। अंतिम भिन्नता मेरा अपना शरीर है। यह अकल्पनीय और अवांछित है। जब काव्यांश नौरव ने अपना हाथ लहराया और अपनी छोटी सी दुनिया को बिखेर दिया तो अर्जुन देव सहित बाकी समूह के सभी ने नासमझी के भाव प्रकट किए। उन्हें लगा जैसे एक नया दरवाजा खुल गया है, असीम रूप से रहस्यमय और अथाह है। अर्जुन देव ने सोचा कि कैसे उन्होंने काव्यांश नौरव के सामने साहसपूर्वक अपनी राय रखी और खुद के बावजूद बहुत शर्मिंदा महसूस किया। यह सही समझ है, महान दाव का तरीका है। ठीक इसी समय उन 4 लोगों में से एक जो पहरेदार की तरह लग रहा था, जो काव्यांश नौरव के साथ आए थे, उसने जल्दी से कहा, बड़े भाई, यह लगभग समय है। एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर और अन्य 8 बड़े गुटों को पहले ही बाहर चले जाना चाहिए था। काव्यांश नौरव ने खड़े होकर फिहान नौरव की ओर देखते हुए कहा, फिहान, जाओ और मिस्टर रेड्डी को मेरे साथ जाने के लिए ले आओ। कौशल, बस यहीं रहो और छोटे भाई अर्जुन देव के साथ साथ 9 काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन की इस युवती का मनोरंजन करो। उनकी अच्छी देखभाल करें। फिहान नौरव की आंखों में अवसाद का एक बमुश्किल बोधगम्य संकेत चमक उठा क्योंकि वह आदेश का पालन करने के लिए खड़ा था। छोटे दोस्त, अपने स्वयं के दाव को प्रभावित न होने दें। कई संभावनाएं क्या हैं, इस पर हमेशा सैकड़ों राय रही है। कोई सही महान दाव नहीं है। मेरा दाव अकेला नहीं हो सकता है, काव्यांश नौरव ने अर्जुन देव से कहा। फिर उन्होंने अर्जुन देव के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराया। मेरे जाने का समय हो गया है। अब मैं उस पर जा रहा हूं जिसके बारे में आपने बात की थी, जीवन का एक मौका। अंत तक मैं हार नहीं मान सकता। इसके साथ ही उत्तरी सागर गठबंधन के वर्तमान गठबंधन प्रमुख अपने साथ आए 4 लोगों के साथ जल्दी से चले गए। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। वह बहुत द्रवित महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने रिएक्ट करते हुए पूछा, योगेश, तुम्हारे पिता क्या करने जा रहे हैं? ऐसा क्यों लगा कि उसका दिल भारी था? योगेश ने आह भरते हुए जवाब दिया, हाल ही में उत्तरी सागर में एक ड्रैगन गुफा मिली है। ऐसा लगता है कि वहां कई पवित्र आत्मा नसें हैं, यहां तक कि संभवतः एक राजा आत्मा नस भी। मेरा बड़ा भाई लोगों को आमंत्रित करने के लिए तैयार है। मूल रूप से वह सार्वजनिक रूप से स्वीकृत सबसे मजबूत जियोमास्टर जियांग राय को आमंत्रित करना चाहता था। हालांकि कौन जानता था, एकमात्र हेगमोन माउंटेन मनोर इसके बजाय उसे आमंत्रित करने में कामयाब रहा। अन्य जियोमास्टर्स को आमंत्रित करने के लिए जियांग राय को छोड़ने के बाद सभी अपेक्षाकृत प्रसिद्ध लोगों को पहले ही अन्य गुटों द्वारा आमंत्रित किया जा चुका था। इसलिए वह केवल कम रैंकिंग के जियोमास्टर को आमंत्रित करने में कामयाब रहा। अर्जुन देव अब समझ गए। हालांकि पवित्र आत्मा की नस को खोना नौरव कबीले जैसे बड़े गुट के लिए दर्दनाक था, फिर भी यह स्वीकार्य था। हालांकि अगर यह एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर या किसी अन्य गुट द्वारा छीन ली गई किंग स्पिरिट नस थी, तो शीर्ष गुट के रूप में नौराव कबीले की स्थिति अंततः अस्थिर हो जाएगी। छिपी हुई स्पिरिट नसों पर ऐसी लड़ाई में जियोमास्टर का महत्व बिना कहे चला गया। उजागर आत्मा नसों को एक नज़र से पता लगाया जा सकता है। बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा और इसके कारण हुई रहस्यमय घटना ने इसका पता लगाना बहुत आसान बना दिया। हालांकि कोई भी ऐसी आत्मा की नसों की खोज कर सकता है, और उन सभी को पहले ही विभिन्न पवित्र भूमि द्वारा ले लिया गया था। जैसे ही एक नई स्पिरिट नस मिली, कई गुट उस पर लड़ेंगे। अब इस युग में यदि कोई एक नई स्पिरिट नस की खोज करना चाहता है, तो वे केवल ड्रैगन की तलाश करने और नसों को ठीक करने के लिए जियोमास्टर्स के माध्यम से जा सकते हैं। चूंकि एकमात्र हेगमोन माउंटेन मनोर जियांग राय को आमंत्रित करने में कामयाब रहा,
इसलिए इस ड्रैगन गुफा में छिपी हुई अधिकांश स्पिरिट नसों को पहले से ही एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर द्वारा छीन लिया गया था। नौराव कबीले ने पहल खो दी थी। एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर के खिलाफ लड़ने वाले एक कमजोर जियोमास्टर के साथ, जिसके पास सबसे मजबूत जियोमास्टर था, जीतने की लगभग कोई संभावना नहीं थी। जब ज्योति ने यह सुना तो उसकी नजर तुरंत अर्जुन देव पर टिक गई। वह मुस्कुराई और बोली, उस मामले में भाई अर्जुन के बारे में क्या ख्याल है कि वह जाकर कोशिश करे? वह ड्रैगन की तलाश करने और नसों को ठीक करने के बारे में थोड़ा समझता है। मेरा मानना है कि वह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेंगे। योगेश की आंखें चमक उठीं। उन्होंने प्रत्याशा से पूछा, अर्जुन देव, आप भी जानते हैं कि ड्रैगन की तलाश कैसे की जाती है और नसों को कैसे ठीक किया जाता है? अर्जुन देव मन ही मन फूट फूट कर मुस्कुराया। वह जानता था कि यह ज्योति का उससे बदला था। शराब के एक घूंट के बाद वह मुस्कुराया और जवाब दिया, उसकी बकवास मत सुनो। मुझे इस क्षेत्र का केवल बहुत ही सतही ज्ञान है। जियोमास्टर से पहले मैं उल्लेख करने लायक नहीं हूं। योगेश इसकी ज्यादा परवाह नहीं कर पा रहे थे। वह खड़ा हुआ और अर्जुन देव को अपने साथ खींच लिया। कोई बात नहीं। आओ, तुम मेरे पीछे आओ और देखो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस देखो। ज्योति ने अर्जुन देव को एक उत्तेजक रूप दिया, फिर मंद मंद मुस्कुराया। उसका अर्थ स्पष्ट था, चूंकि आप मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए अब आपके पास इसे उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अर्जुन देव योगेश के उत्साह को संभाल नहीं पाए। उसने बेबसी से कहा, बहुत अच्छा, मैं जाकर देखता हूं। हालांकि आपको वास्तव में बहुत अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। योगेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है। हम बस एक नजर डाल रहे हैं। बस इसे हमारे क्षितिज को चौड़ा करने के रूप में माने, यह देखने के लिए कि ये जियोमास्टर्स ड्रैगन को कैसे वश में करते हैं। वह अर्जुन देव और ज्योति के साथ तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़ गया। अंत में वे कावांश नौरव और उनके समूह को पकड़ने में कामयाब रहे, जो सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के प्रवेश द्वार पर जाने वाले थे। अर्जुन देव ने लापरवाही से समूह को आकार दिया। काव्यांश नौराव के अलावा कम से कम 3 अन्य मार्शल सम्राट थे। बाकी अर्ध सम्राट थे, जिनमें से कई शिखर उपभोग अर्ध सम्राट थे, जिन्होंने पहले से ही अपनी स्वर्गीय मुहर के लिए एक आत्मा को संघनित कर दिया था। इन लोगों के अलावा हवा में इंतजार कर रहे युद्ध रथ मजबूत ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों से भरे हुए थे। उनके साथ युद्ध रथों को एक गठन में संचालित करने के साथ वे मार्शल सम्राटों के लिए खतरा पैदा करेंगे। इतने बड़े गठन से पता चला कि नौराव कबीले ने इस ऑपरेशन की बहुत परवाह की। बूढ़े पिताजी, एक पल रुको। काव्यांश नौरव को एक युद्ध रथ पर चढ़ते देख योगेश ने अर्जुन देव को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमें भी साथ ले आओ। अर्जुन देव के पास ड्रैगन की तलाश करने और नसों को ठीक करने में कुछ दक्षता हो सकती है। काव्यांश नौराव की आंखों में सदमा चमक उठा। फिर वह अर्जुन देव की ओर मुड़ा। छोटे दोस्त, आप समझते हैं कि ड्रैगन की तलाश कैसे करें और नसों को कैसे ठीक करें? अब बस कोई भी खुद को जियोमास्टर घोषित कर सकता है। केवल एक युवा, और वह इतना बेलगाम होने की हिम्मत करता है। मैंने परिवार के नाम देव के साथ जियोमास्टर कबीले के बारे में क्यों नहीं सुना? जैसे ही अर्जुन देव योगेश की बात से इनकार करने वाले थे, एक अशिष्ट आवाज गूंज उठी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक नजर डाली। बोलने वाला एक बूढ़ा आदमी था जिसके कपड़ों की शैली में एक प्राचीन आकर्षण था। यह व्यक्ति वह जियोमास्टर होना चाहिए जिसे नौरव कबीले ने आमंत्रित किया था। फिहान नौराव ने क्षमायाचना के लहजे में परिचय दिया। उन्होंने कहा, मैं सीनियर शेखर शर्मा हूं। उन्होंने पहले से ही 100 वर्षों तक जियोमास्टर्स की कलाओं का अभ्यास किया है। वरिष्ठ शर्मा, यह अर्जुन देव हैं, जो नौरव कबीले के सम्मानित अतिथि हैं। जब शेखर शर्मा ने फिहान नौराव का परिचय सुना कि अर्जुन देव नौरव कुल के सम्मानित अतिथि थे, तो उनका स्वर नरम हो गया। उन्होंने फिर भी ठंडे भाव से कहा, चूंकि वह नौराव कबीले के सम्मानित अतिथि हैं, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि
बस लापरवाही से यह न कहें कि आप जानते हैं कि ड्रैगन की तलाश कैसे करें और नसों को ठीक करें, जिससे हमारे पेशे को शर्मिंदा किया जा सके। योगेश मौके पर ही अपना आपा खो बैठे। आप सिर्फ दोयम दर्जे के जियोमास्टर हैं, सारी बकवास क्यों? अर्जुन देव ने योगेश को रोक लिया और काव्यांश नौरव से माफी मांगते हुए कहा, यह जूनियर केवल ड्रैगन की तलाश करने और नसों को ठीक करने में रुचि रखता है। मुझे इसे समझने के लिए नहीं माना जा सकता है, कुशल तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं केवल मस्ती देखने जा रहा हूं। काव्यांश नौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है। साथ आओ और देखो। फेंगा, उनके लिए एक निजी युद्ध रथ तैयार करें। आओ, हम चलते हैं। समूह युद्ध रथों में सवार हो गया और बड़ी धूमधाम से चला गया। वे मजबूत गति वाली एक शक्तिशाली सेना की तरह दिखाई दिए। फिहान नौरव, योगेश, अर्जुन देव और ज्योति सभी एक ही युद्ध रथ पर सवार थे। फिर भी सोचते हुए योगेश ने डांटना जारी रखा, वह बूढ़ा आदमी इतना अक्षम होने के बावजूद वह इतना घमंडी रहता है। अगर पिताजी के लिए नहीं तो मैं उसे पहले ही पीट देता। भौहें चढ़ाते हुए फिहान नौरव ने कहा, जल्दबाजी मत करो। वह पहले से ही सबसे मजबूत जियोमास्टर है जिसे हम आमंत्रित कर सकते हैं। उनके पास 10 रैंक 3 स्पिरिट वेन्स को वश में करने का अनुभव है। ज्योति के होंठ कर्ल हो गए क्योंकि उसने कहा, हालांकि मैंने सुना है कि जांग राय ने एक बार एक अमर पवित्र भूमि को एक राजा आत्मा नस को वश में करने में मदद की थी। फिहान नौरव के हाव भाव कुछ भद्दे हो गए। उसने बेबसी से कहा, पिता पहले से ही इस अज्ञात आत्मा नस को वश में करने के लिए हमारे लिए ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर निश्चित रूप से इससे काफी सुधार होगा। हम केवल एक और प्रतिवाद के बारे में सोच सकते हैं। योगेश ने जिज्ञासा से पूछा, क्या प्रति उपाय? फिहान नौरव जवाब देने से पहले एक पल के लिए चुप रहे। अगर वास्तव में इस ड्रैगन गुफा में एक किंग स्पिरिट नस छिपी हुई है तो वह केवल योजना से पहले ही सॉवरेन मार्शल सम्राट के माध्यम से घुसने की कोशिश कर सकता है। यह बहुत जोखिम भरा है, योगेश ने कहा। हम और कुछ नहीं कर सकते। एक बार जब एकमात्र आधिपत्य पर्वत मनोर किंग स्पिरिट वेन प्राप्त कर लेता है तो वे तुरंत हमारे नौराव कबीले से आगे निकल जाएंगे और नए गठबंधन प्रमुख के रूप में चुने जाएंगे। युद्ध रथ खामोश हो गया। योगेश ने अर्जुन देव को एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाया, अर्जुन देव, क्या आप मुझे रहस्य बता सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि ड्रैगन की तलाश कैसे करें और नसों को कैसे ठीक करें? संप्रभु मार्शल सम्राट को क्लेश बहुत खतरनाक है और अधिकांश अंत में मर जाते हैं। समय से पहले आगे बढ़ने से पिता को और भी अधिक खतरे का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन देव समझ गए कि योगेश को कैसा लगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मैं आपसे केवल यह वादा कर सकता हूं, यदि वास्तव में कोई किंग स्पिरिट नस है तो मैं इसे ऐसा बना सकता हूं कि यहां कोई भी इसे प्राप्त न कर सके। ड्रैगन की तलाश और नसों को ठीक करने के लिए मैं उन पुराने समय की तुलना में बहुत अनुभवहीन हूं। योगेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये शब्द काफी से ज्यादा हैं। अर्जुन देव को नहीं पता था कि मेनन कबीले की ड्रैगन सीकिंग आर्ट को प्रकट करने में कोई खतरा है या नहीं। हालांकि अगर उससे पहले का यह दोस्त खतरे में होता तो वह उस पर विचार भी नहीं करता। युद्ध रथों के गठन ने जल्दी से लिंग्युन द्वीप छोड़ दिया। आधे दिन तक समुद्र के ऊपर से उड़ान भरने के बाद वे उजाड़ पहाड़ों से भरे समुद्र के एक स्पष्ट रूप से असाधारण क्षेत्र के ऊपर रुक गए। विभिन्न गुटों के कई लोग पहले ही हवा में इकट्ठा हो चुके थे। प्रत्येक गुट की संरचनाएं नौराव कबीले से थोड़ी ही कमतर थीं। यह अर्जुन देव का पहला मौका था जब इतने सारे मार्शल सम्राटों को एक साथ इकट्ठा होते देखा गया था। हवा में आभा दमघोंटू दमनकारी थी। ध्यान से ध्यान देते हुए अर्जुन देव ने नीचे की स्थिति को देखा। पूरे क्षेत्र में 500 किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र शामिल था। दक्षिण की ओर कई पहाड़ थे जो समुद्र के तल से उठते थे और पानी से बाहर झांक रहे थे, एक अंतहीन श्रृंखला में सिर्फ अपनी चोटियों को दिखा रहे थे। अर्जुन देव ने इन पहाड़ों की गिनती की और 18 पानी के नीचे के पहाड़ पाए। वह हैरान महसूस कर रहा था। पानी के ऊपर उजागर चोटियां उनके लिए सब कुछ नहीं थी। भले ही वे सिर्फ 1 किलोमीटर लंबे थे, लेकिन पानी में छिपा हुआ हिस्सा असाधारण रूप से बड़ा था।
ड्रैगन की तलाश करते समय और नसों को ठीक करते समय सबसे पहले दक्षिण में क्रूर जानवर का पता लगाने के लिए पहाड़ों और नदियों की स्थिति की जांच करनी थी। इतने विशाल पहाड़ों के साथ उनमें से 18 के अलावा अर्जुन देव ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि कितने भयानक क्रूर जानवर छिपे हुए थे, अगर यह वह जगह थी जहां ड्रैगन गुफा थी। उसने उत्तर की ओर देखा और कई छोटे द्वीपों को देखा, उनमें से सैकड़ों समुद्र की सतह पर दिखाई दे रहे थे। दक्षिण और उत्तर एक दूसरे के अनुरूप थे। क्रूर जानवर दक्षिण में पड़ा था, बाघ की आंखों से देख रहा था और बुरे इरादे से देख रहा था। उत्तर ड्रैगन का रक्षक था, जो उस क्षेत्र की रक्षा करता था और बुराई को रोकता था। अजगर की रक्षा करने वाले 100 से अधिक रक्षकों को देखकर अर्जुन देव को फिर से झटका लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि हर गुट ने इतनी बड़ी संरचनाओं को भेजा। यह वास्तव में संभव था कि यह ड्रैगन गुफा एक राजा आत्मानस को छिपा सकती है। बेशक अर्जुन देव इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हो सकते थे। पैराडाइज सीक्रेट कैनन के तीसरे खंड स्वर्गीय रहस्यों के 100 परिवर्तनों को कवर करते हुए कई नकली ड्रैगन गुफाओं के अस्तित्व के बारे में बात की। दुर्भाग्य से यहां स्वर्गीय आंख खोलना सुविधाजनक नहीं था, अन्यथा अर्जुन देव और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। समुद्र की सतह पर जो दिखाई दे रहा था उस पर भरोसा करना ही उचित निर्णय लेना मुश्किल था। उसने ऊपर देखा और थोड़ा भौहें चढ़ा दीं। आकाश में अभी अंधेरा नहीं था और तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। यह एक वास्तविक सिरदर्द था। क्या आप कुछ बनाने में सक्षम हैं? योगेश ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और अपनी सलाह रखी। फिहान नौराव ने अपना सिर घुमाया और कहा, नॉर्दर्न सी एलायंस का युद्धपोत उस तरफ खत्म हो गया है। पिता ने हमें एक साथ चलने के लिए कहा। अर्जुन देव ने मुड़कर देखा और देखा कि विभिन्न गुटों के नेता उनके द्वारा लाए गए जियोमास्टर्स के साथ एक सतत धारा में एक विशाल युद्धपोत पर उड़ रहे थे। चलिए चलते हैं। चारों ने जल्दी से डेक पर उड़ान भरी, जो अविश्वसनीय रूप से बड़ा था। एक नज़र में यह सपाट और असीम लग रहा था। अर्जुन देव को लगा कि उन्होंने एक एलियन मदरशिप पर कदम रखा है, जैसे उन्होंने अपनी पिछली दुनिया में केवल टेलीविजन पर देखा था। हालांकि अर्जुन देव के पैरों के नीचे यह युद्धपोत उन विदेशी मातृत्वों से भी अधिक शक्तिशाली था। वे पूरी तरह से अलग स्तरों पर थे। डेक पर एक ऊंचे मंच पर काव्यांश नौरव एक कीमती सिंहासन पर बैठे थे। उनके साथ कुछ मार्शल सम्राट उनके बगल में खड़े थे और उनके दाहिनी ओर जियोमास्टर शेखर शर्मा थे। विभिन्न गुटों के नेताओं ने अपने जियोमास्टर्स के साथ डेक के दोनों किनारों को एक साथ खड़ा किया। कई प्रमुख पात्रों ने नए आए अर्जुन देव को देखा। सभी बहुत उत्सुक महसूस कर रहे थे। हालांकि यह जूनियर एक मार्शल सम्राट नहीं था और उनके सर्कल में शामिल होने के लिए योग्य होने से बहुत दूर था। इन मार्शल सम्राटों ने उसके नाम के बारे में बहुत पहले ही सुना था। काव्यांश नौराव ने बस मुस्कुराते हुए अपनी पीठ की ओर इशारा किया, अर्जुन देव के समूह को किनारे पर खड़े होने और कुछ न कहने का संकेत दिया। एलायंस प्रमुख, क्या हम अभी तक पहला कदम शुरू कर सकते हैं? हमारे कुलों के जियोमास्टर्स बहुत पहले ही तैयार हो चुके हैं, एक बूढ़े व्यक्ति ने उत्साह के साथ पूछा। दूसरों ने सिर हिलाया। हालांकि उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वे स्पष्ट रूप से पहले से ही अधीर महसूस कर रहे थे। काव्यांश नौरव ने कहा, बस पहले इंतजार करो। एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर के भाई रहेजा अभी तक यहां नहीं है। पृथ्वी की नस की जांच में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, भाई नौरव वाकई दयालु हैं। सभी तोहिर नौरव देर से पहुंचे हैं। मुझे माफ कर दो। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसकी आभा काव्यांश नौराव से कमजोर नहीं थी, हंसी के बीच दिखाई दी। स्वर्गीय तारों वाले सागर के सबसे मजबूत जियोमास्टर, उनके बेटे सर्वेश और कुछ मार्शल सम्राटों का नेतृत्व करते हुए यह व्यक्ति डेक पर उतरा। काव्यांश नौराव के पीछे खड़े अर्जुन देव को उन पर एक टकटकी लगाई। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि सर्वेश उसकी ओर उत्तेजक दृष्टि से देख रहा है। काव्यांश नौरव ने कहा, चूंकि भाई रहेजा पहले से ही यहां हैं, चलो शुरू करते हैं। रुको। तोहिर नौरव ने दबंगई से अपना हाथ लहराया और मुस्कुराते हुए कहा, पृथ्वी की नस की जांच करना एक छोटी सी बात है। इतने सारे जियोमास्टर्स को एक साथ काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
बूढ़े मिस्टर राय ही काफी हैं। अन्य लोग अपने दिलों में क्रोध महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। शुरू से ही यह तोहिर नौरव पहले से ही सभी को बाहर धकेल रहा था, इस स्पिरिट नस पर एकाधिकार करने की योजना बना रहा था। काव्यांश नौराव को भी मन ही मन परेशान महसूस हुआ। इस तोहिर नौरव ने इस गठबंधन प्रमुख को कोई चेहरा नहीं दिया, उसे कुछ भी नहीं माना। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि काव्यांश नौराव कितना परेशान था, यह तोहिर नौरव स्वर्गीय तारों वाले महासागर के सबसे मजबूत जियोमास्टर जियांग राय को आमंत्रित करने में कामयाब रहा। तोहिर नौरव को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने शांति से कहा, बूढ़े भाई जियांग, आपको परेशान करने के लिए खेद है। जियांग राय ने सिर हिलाया और धीरे धीरे किनारे की रेलिंग पर चला गया। अन्य गुटों के लोग आगे क्या होगा, इसका अच्छा दृश्य प्राप्त करने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। सभी ने परिवार के नाम राय वाले बूढ़े व्यक्ति को आकाश की ओर इशारा करते देखा। आकाश में बादल एक मंच के पर्दे की तरह अलग हो गए, विशाल असीम तारों वाले स्वर्ग के एक शानदार टुकड़े को उजागर कर रहे थे। जियांग राय ने अपना दाहिना हाथ लहराया और एक काला बैनर दिखाई दिया। फिर उसने लापरवाही से उसे आकाश में फेंक दिया। यह 81 बैनरों में विभाजित हो गया जो पानी में छुरा घुंप गए। समुद्री जल तुरंत पारदर्शी हो गया, जिससे हर कोई पानी के नीचे की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से देख सका। राय कबीले का सांसारिक पवन जल बैनर वास्तव में असाधारण है। जब कई जियोमास्टर्स ने यह दृश्य देखा तो वे विस्मय में पड़ गए। हालांकि वे जियांग राय द्वारा उन सभी को अकेले दबाने से परेशान थे, लेकिन उनकी ताकत ने वास्तव में उन्हें विस्मय में छोड़ दिया। अर्जुन देव जल्दी से रेलिंग पर चला गया। फिर उसने समुद्र के तल पर स्थिति को देखा। थोड़ी देर बाद उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। फिर उसने अपना सिर उठाया और असीम तारों वाले स्वर्ग को देखा। उनकी अभिव्यक्ति में पूरी तरह से उतार चढ़ाव आया। यह ड्रैगन गुफाओं की एक श्रृंखला थी जहां नकली से असली गुफाओं को बताना बहुत मुश्किल था। यह एक दुष्ट ड्रैगन को भी छिपा सकता है, एक अशुभ स्थिति जो मार्शल सम्राटों को मार सकती है। 9 सितारे सीलिंग ड्रैगन तनलांग स्टार, जुमेन स्टार, लुकुन स्टार, वेनकू स्टार, लियांजेन स्टार, वुकू स्टार, पोजुन स्टार, जोफू स्टार और यूबी स्टार, सभी 9 सितारे एक साथ इकट्ठे हुए। मुझे लगता है कि मैं पहली बार इस तरह की स्थिति देख रहा हूं। वास्तव में किंग स्पिरिट वेन की संभावना है। यहां तक कि अगर कोई राजा आत्मानस नहीं है, तो यह कम से कम एक छोटी पवित्र आत्मानस है। जिस जियोमास्टर को नौरव कबीले ने आमंत्रित किया था, शेखर शर्मा ने समुद्र के नीचे की स्थिति को देखा और तुरंत उत्साह में चिल्लाया। जाहिर है वह बेहद चौंक गया था। योगेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, सर, क्या आप इसे वश में कर पा रहे हैं? शेखर शर्मा को तुरंत घुटन महसूस हुई। वह इसे वश में करने में कैसे सक्षम हो सकता है? यहां तक कि अगर अन्य जियोमास्टर्स यहां नहीं होते और वह अकेले इससे निपट सकता था तो उसे कठिनाई होती। इसके अलावा बहुत सारे जियोमास्टर्स मौजूद थे, खासकर जियांग राय। यह शेखर शर्मा की बारी तक भी नहीं पहुंच पाएगा। शेखर शर्मा ने मुड़कर कहा, अगर तुम काबिल हो तो जाओ। काव्यांश नौरव ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, सर, कृपया सच बोलें। आप इस ड्रैगन गुफा को अपने वश में करने के लिए कितने आश्वस्त हैं? और अगर आपको अन्य जियोमास्टर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो आप कितने आश्वस्त हैं? काव्यांश नौरव जैसे बड़े किरदार से पहले शेखर शर्मा की बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं होती थी। वह लड़खड़ा गया और कहा, यह वास्तव में मैं सच बोलने से नहीं डरता। जियोमास्टर्स जो स्वर्गीय तारों वाले महासागर में जियांग राय के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, वे सभी या तो मर चुके हैं या अमर पवित्र भूमि में पवित्र के रूप में छिपे हुए हैं। यहां बस कोई जियोमास्टर नहीं है जो उसे रोक सके। न केवल इस बूढ़े आदमी की संभावनाएं दूर और अस्पष्ट हैं, बल्कि यही बात अन्य जियोमास्टर्स के लिए भी सच है। हम केवल यह देख सकते हैं कि क्या कुछ छोटे लाभ प्राप्त करने के लिए स्थिति का लाभ उठाने का अवसर है। काव्यांश नौराव के चेहरे पर एक अप्रभावित भाव देखकर शेखर शर्मा ने आगे कहा, ठीक है, चूंकि यह बूढ़ा आदमी पहले ही आ चुका है, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। जब मैं हमेशा की तरह घूमता था तो मैंने कई ड्रैगन गुफाओं की खोज की जिनमें पीक स्पिरिट वेंस छिपी हुई थी।
जब तक एलायंस चीफ मेरे साथ कुछ अर्धसम्राटों को भेजता है, तब तक मैं इस मामले के खत्म होने के बाद एलायंस चीफ को कुछ पीक स्पिरिट वेन्स खोजने में मदद करूंगा। हालांकि पीक स्पिरिट वेन्स कीमती थे, लेकिन उनकी तुलना किंग स्पिरिट वेन से कैसे की जा सकती है? काव्यांश नौरव को वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही उसने नीचे साफ समुद्री जल को देखा, उसने अपना हाथ लहराया और कहा, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जियांग राय की गतियों के बाद सांसारिक पवन जल बैनर ने पानी के नीचे की स्थिति को स्पष्ट कर दिया। कुछ पहाड़ जो बादल के पानी से ढके हुए थे, अलग हो गए। विभिन्न जियोमास्टर्स ने पृथ्वी की नस का अवलोकन किया और आहें भरने में मदद नहीं कर सके। योगेश ने कभी कभी ड्रैगन को बंद करने वाले 9 सितारे और महान शुभ भूमि जैसी बातें सुनी और निष्कर्ष निकाला कि निश्चित रूप से एक महान अजगर होगा। हालांकि वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसने केवल बिखरे हुए पहाड़ देखे, कोई तारा या अजगर नहीं। योगेश उत्सुकता से पूछने से खुद को नहीं रोक सका और पूछा, अर्जुन देव, ड्रैगन को बंद करने वाले 9 सितारे क्या हैं? अर्जुन देव वर्तमान में स्वर्गीय घटना को देख रहे थे। उसने अपनी टकटकी हटा ली और उत्तर दिया, 9 तारे आकाश के 9 सितारों को संदर्भित करते हैं। ड्रैगन सीकिंग आर्ट की भाषा में ये इन सितारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पहाड़ हैं, जो आमतौर पर ड्रैगन गुफा के आसपास होते हैं। 9 सितारों में से 3 प्रमुख शुभ सितारे हैं, तनलांग स्टार, जुमेन स्टार और वुकू स्टार। जब नियमित ड्रैगन गुफाओं में केवल एक महान शुभ तारा होता है, तो स्पिरिट वेन की गुणवत्ता पहले से ही उत्कृष्ट होगी। 3 के एक साथ दिखाई देने के साथ यह अविश्वसनीय है। जोफू स्टार और यूबी स्टार छोटे शुभ सितारे हैं। वे संकेत हैं जो सबसे अधिक दिखाई देते हैं। इन सितारों के साथ ड्रैगन गुफाओं में आमतौर पर अच्छी गुणवत्ता वाली स्पिरिट वेन्स होती हैं। यदि किसी के पास एक छोटा सा शुभ तारा भी नहीं होता, तो भले ही वह पवित्र आत्मा की नस हो, वह अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता। ज्योति ने मंत्रमुग्ध होकर सुन लिया। फिर उसने हस्तक्षेप किया, यदि शुभ तारे हैं तो अशुभ तारे होने चाहिए। तो आपने जो कहा उसके आधार पर पोजुन स्टार, लियांजेन स्टार, ल्यूकन स्टार और वेनकू स्टार सभी अशुभ सितारे हैं। अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और ज्योति की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बल्कि बुद्धिमान हो। यह सही है। योगेश ने जिज्ञासा से पूछा, 9 सितारे इकट्ठे हुए। शुभ सितारे और अशुभ सितारे हैं। इतने सारे जियोमास्टर्स क्यों कह रहे हैं कि यह एक महान शुभ संकेत है और उन अशुभ सितारों की अनदेखी कर रहे हैं? अर्जुन देव ने अपना सिर और ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखा। फिर उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले जिनमें कुछ दोहरे अर्थ थे। ये भूविज्ञान के चमत्कार हैं। 4 अशुभ तारा पर्वतों को देखो, वे सभी 3 प्रमुख शुभ तारा पर्वतों से नीचे हैं। वे 2 छोटे शुभ सितारा पर्वतों से भी छोटे हैं। ऐसे अशुभ सितारों की आभा पूरी तरह से दब जाएगी, किसी भी ताकत को उजागर करने में असमर्थ होगी। इसके विपरीत यह शुभ सितारों को शक्ति प्रदान करेगा, उन्हें मजबूत करेगा। ये शायद ही कभी देखे जाने वाले ड्रैगन को बंद करने वाले 9 सितारे बनाते हैं। कुछ ही दूरी पर काव्यांश नौरव ने अर्जुन देव की बात सुनी। फिर वह शेखर शर्मा की ओर मुड़ा जो उनके बगल में थे और पूछा, मिस्टर रेड्डी, क्या यह छोटे दोस्त अर्जुन देव सही हैं? शेखर शर्मा को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने थोड़ी देर बाद ही जवाब दिया, कमोबेश, कमोबेश। हालांकि शेखर शर्मा अभी भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि काव्यांश नौरव पहले ही जा चुके थे, मुस्कुराते हुए अर्जुन देव की ओर बड़े कदमों से चल रहे थे। अप्रत्याशित रूप से लिटिल फ्रेंड ड्रैगन की तलाश करने और नसों को ठीक करने के बारे में काफी जानकार है, काव्यांश नौरव ने उनके आने के बाद कहा। अर्जुन देव ने धीमी आवाज में कहा, बस हिमशैल का सिरा है। मैं अभी भी यहां मौजूद जियोमास्टर्स की तुलना से बहुत दूर हूं। काव्यांश नौरव ने ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने कहा, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप वास्तव में ड्रैगन की तलाश और नसों को ठीक करने को समझते हैं, तो आपके और मेरे नौराव कबीले के बीच सहयोग की कई संभावनाएं होंगी। उन्होंने कहा, गठबंधन प्रमुख तोहिर नौरव सभी को बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि समुद्र धोने की तैयारी करने का समय आ गया है।
काव्यांश नौरव कुछ और बातें कहने वाले थे। हालांकि जब उसने रिपोर्ट सुनी तो वह माफी मांगकर मुस्कुराया और मार्शल सम्राटों को अपने साथ उस स्थान पर ले गया जहां जियांग राय था। समुद्र को धोने का मतलब था सभी समुद्री जल को साफ करना, एक खाली जगह छोड़ना। यद्यपि विभिन्न गुटों के बीच आंतरिक संघर्ष थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे स्पिरिट वेन किसने प्राप्त की, यह उत्तरी सागर गठबंधन की ताकत को बढ़ाएगा। समुद्र को धोने के लिए सभी को एक साथ काम करने की जरूरत थी। उत्तरी गठबंधन के 10 प्रमुख गुटों के नेता एकत्र हुए जहां जियांग राय थे। सभी समुद्री जल को खत्म करने और नस को ठीक करने के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करने के लिए तैयार थे।